घाट के साथ ऐतिहासिक इमारतों के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ सालों पुरानी कई इमारतें हैं जो आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनती हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि बूढ़ी दीवारें अपने ही एक राज बयां करती हैं और एक कहानी भी सुनाती हैं। जी हाँ, आपको सुनने में शायद अजीब लगे, पर लखनऊ में कई ऐसी पुरानी जगहें हैं जो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। ऐसे राज जिनका विज्ञान से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन कुछ तो है जो इस भौतिक दुनिया से परे है और अनदेखा होते हुए भी हमारे बीच अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। तो चलिए आज आपको लखनऊ के एक ऐसी डरावनी कहानी के बारे में बताते हैं जहां जाने पर आज भी लोगों को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। दोस्तों, ब्रिटिश काल में दिलकुश गार्डन बनाया गया था। दिलकुश गार्डन हॉरर प्लेस की लिस्ट में शुमार है। यहाँ से जुड़ी एक कहानी काफ़ी फेमस है जो लखनऊ के निवासी हमीद जी बताते हैं। बहुत साल पहले मैं अपनी बीवी के साथ कहीं घूमने के लिए गया था और जिस वजह से अचानक ही मेरे दिमाग में लखनऊ जाने का प्लान आ गया। वैसे भी लखनऊ के अगल बगल में मेरी बीवी के मामा रहते थे और इनके यहाँ कुछ दिनों पहले शादी थी जिनको हम अटेंड नहीं कर पाए थे और काम के चलते हमें किसी दूसरी जगह जाना पड़ा था। ऐसे में मैंने सोचा कि अगर हम लखनऊ की तरफ घूमने के लिए जा रहे हैं तो हम उस तरफ से निकल जाएंगे, और वैसे भी अपनी बीवी की बातों के सामने ऊंची आवाज़ में बात करना मुझे ठीक नहीं लगता था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब जो होगा वो देखा जाएगा, और उसके बाद मैं और मेरी बीवी हम दोनों लखनऊ की तरफ निकल पड़े थे। वैसे तो हमारा घूमने का प्लान पहले शिमला का था, लेकिन उसके बाद हमने उसको कैंसिल कर दिया और हम लखनऊ की तरफ निकल पड़े। लखनऊ जाने का हमारा मेन कारण तो यही था कि हम वहाँ पर काफ़ी एंजॉय करने वाले थे और हमारे पास हमारी खुद की गाड़ी भी थी, इसलिए हम दोनों बड़े ही आराम के साथ सफ़र को काट सकते थे। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे लखनऊ की कुछ खास चीज़ों के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए मैं जिस तरफ जा रहा था उस तरफ गाड़ी चला रहा था। अब धीरे धीरे शाम भी होने लगी थी, दिन भी पूरी तरीके से ढल चुका था और अब तो हमें सड़क के आजू बाजू में कोई होटल भी नज़र नहीं आ रहा था। पहले तो मैंने उस उम्मीद को छोड़ दिया था कि हमें यहाँ कोई होटल भी मिलेगी, मगर उसके बाद हम जैसे आगे गए तो हमें वहाँ कुछ लोग नज़र आए जो आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठे हुए थे। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सर्दी से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर मैंने गाड़ी को उनके पास रोका और फिर कहा, भाई साहब, हमें इस तरफ कोई होटल ढूंढना था और हमें काफ़ी देर भटकने के बाद भी कोई होटल नहीं मिल रहा है। अगर आपकी निगरानी में कोई होटल है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। मेरी बातें सुनने के बाद उनमें से एक आदमी उठा, पर उसके बाद वो हमारी गाड़ी के फाटक के पास आकर बोला, यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर आगे एक होटल पड़ता है और उस होटल के पास एक गार्डन भी है, पर गलती से तुम उस गार्डन के अंदर मत चले जाना। एक बार को तो मेरे कानों में ये आवाज़ गई, लेकिन उसके बाद मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। वहाँ पर 2-3 लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मुझे एक बार के लिए हैरानी तो हुई कि यहाँ आजू बाजू का इलाका बड़ा खामोश था और ज़्यादा लोग भी नज़र नहीं आ रहे थे। इसके बावजूद भी ये 3 लोग यहाँ पर आकर कैसे बैठे होंगे, और ये बात सोचने लायक थी। लेकिन उसके बाद मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं वापस से गाड़ी चलाने लगा। हम दोनों 2 किलोमीटर का रास्ता पार करके एक होटल पर पहुंच गए। उस होटल का नाम विनायक होटल था। सच में वो होटल देखने में काफ़ी ज़्यादा आलीशान लगता था, और उसके बाद मैं और बीवी हम दोनों उसी होटल में रुकने के लिए तैयार हो गए थे। जब मैंने उस होटल के आजू बाजू में देखा तो मुझे वहीं पर कुछ नज़र आ रहा था जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पीछे मुझे वो 3 लोग भी नज़र आए थे। पता नहीं क्यों, लेकिन जब मेरी नज़र उस तरफ जा रही थी तो बार बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि सामने की तरफ वही 3 लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने आग जला रखी थी। एक बार के लिए तो मैं उनकी तरफ जाना चाहता था, लेकिन उसके बाद मेरी बीवी ने कहा, अरे आप उस तरफ कहाँ जा रहे हो, चलिए होटल में चलते हैं। उसकी बातें सुनने के बाद मैं रुक गया और फिर उसके साथ होटल के अंदर पहुंच गया था। अब हमने अच्छी तरह से खाना वाना खा लिया था और अब हमें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। और फिर कुछ देर के बाद ही जब मैं और मेरी बीवी ने एक चैन की नींद ली कि तभी अचानक ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, और दरवाजे पर दस्तक होते ही मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया, क्योंकि रात के 11:30 बजे इस तरह कौन किसको डिस्टर्ब करता है। गुस्सा तो मुझे आ रहा था, लेकिन उसके बाद मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए दरवाजे तक पहुंच गया। मैंने सोचा कि मैं आराम से बात करूंगा
और इस समय गुस्सा करना ठीक नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे बाहर की तरफ तो कोई भी नहीं दिखा। ये देखकर एक बार के लिए तो मैं हैरान हो गया और उसके बाद मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन उस पगडंडी में मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था, जो ऐसे ही खाली पड़ी दिखाई दे रही थी। सच में काफ़ी हैरानी वाला नज़ारा था। और उसके बाद अचानक ही काले रंग के एक कंबल उड़ा आदमी वहाँ से भागता हुआ निकल गया। और जब मुझे लगा कि यहाँ कुछ तो दाल में काला है, तो मैंने अपनी बीवी से कहा, अरे तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी 10 मिनट में आता हूँ, और हाँ दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेना। इतना कहने के बाद मैं तुरंत ही उस होटल के नीचे वाले फ्लोर पर आ गया। और होटल के नीचे वाले फ्लोर पर आने के बाद मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैं नीचे मैनेजर के पास पहुँचा और मैंने उस चीज़ की शिकायत की। तो इसी बीच मैंने बताया कि उनके पास तो ऐसी कोई वीडियो क्लिप ही नहीं है जिसके अंदर उन्हें काले रंग की कंबल ओढ़ा हुआ आदमी नज़र आ जाए। पता नहीं क्यों, लेकिन अब मैं भी थोड़ा बेचैन होने लगा था। और फिर उसके बाद मैंने सोचा, अगर मैं होटल के दरवाजे तक आ ही गया हूँ तो एक सिगरेट फूंक लेता हूँ। इसलिए मैं तुरंत ही होटल के दरवाजे पर पहुँचा और सिगरेट पीने लगा। अभी मैं सिगरेट पी रहा था कि तभी अचानक ही मुझे अपने पीछे की ओर से एक भारी और कपकपा देने वाली आवाज़ आई। ये आवाज़ इतनी भारी थी कि एक बार के लिए तो इस सुनसान और अंधेरी रात में अकेलापन होने की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने जैसे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि काले रंग के कंबल को ओढ़े हुए एक आदमी मुझे पीछे नजर आया। और ये वही आदमी था जो कि कुछ देर पहले मुझे उस पगडंडी में भागते हुए नजर आ रहा था। मैं तुरंत ही उस आदमी पर भड़कते हुए बोला, अबे सुन, मुझे तेरी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ी है, मालूम भी है तुझे? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी उस आदमी ने कहा, तुम्हारा परफ्यूम काफ़ी अच्छा है और इसकी सुगंध मुझे तुम्हारे पीछे तक खींच लाई। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता कि ना जाने कैसे वो आदमी मेरे बेहद ही करीब आ गया। और वो मेरे इतने करीब आ गया था कि मैं हिल तक नहीं पाया था। और उसके बाद उसने मुझे बहुत तेज धक्का मार दिया। धक्का मारते ही मैं पीछे की ओर गिर पड़ा और फिर पल भर के अंदर ही वो आदमी हवा में धुआं हो गया। और ये देखकर मैं तो बहुत ही बुरी तरह से डर गया था। उसके बाद मैं किसी तरह लड़खड़ाते हुए वापस से उठ गया और उसके बाद मैं वहाँ से होटल की तरफ भागने लगा। लेकिन इसी बीच मुझे होटल के दरवाजे पर वहीं तीनों लोग बैठे नजर आए जिन्होंने मुझे इस होटल का रास्ता बताया था। मैंने देखा कि वो तीनों ही उस होटल के मेन दरवाजे के बगल में आग जलाकर बैठे हुए थे। लेकिन इस बार नज़ारा बदल चुका था। उनके कपड़े अब उनके शरीर से अलग हो चुके थे और उनका शरीर झुलसा हुआ था। फिर उन तीनों ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया और सभी मेरे परफ्यूम की तारीफ करने में लग गए। मैं समझ गया था कि ये सब मेरे परफ्यूम लगाने से हो रहा था। और इसी बीच मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर में हथौड़ी से मारा हो और मेरे सर में बहुत ही जोर का दर्द होने लगा। ये दर्द इतना तेज था कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर मुझे एहसास हुआ कि जिसने मुझे सर में मारा था ये वही कंबल वाला आदमी था। और इसके मारते में तुरंत नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने के बाद मेरी आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया और पल भर में ही मेरी आंखें बंद हो गई। फिर उसके बाद जब मैंने दोबारा अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मेरा सर बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया है। और फिर किसी तरह मैंने अपनी आंखें खोलकर अपने आजू बाजू में देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि अब मैं उस होटल के पास नहीं था, उसके पास में जो पार्क बना हुआ था मैं उसके अंदर गिरा हुआ था। अपने आप को वहाँ पाकर मेरे तो होश उड़ गए थे, क्योंकि मैंने पहले भी इस पार्क के बारे में काफ़ी बनावटी बातें सुनी थी। लेकिन जब मैंने उठकर इधर उधर देखा था तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस सन्नाटा पसरा हुआ था। और उसके बाद मेरी नज़र उस पार्क के अंदर पड़ी हड्डियों और कंकालों पर पड़ी तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर आकर एक इंसान को किस हालत में डाला जाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और उसके बाद मैं तुरंत ही उठा और वहाँ से भागने के लिए रास्ता ढूंढने लगा। इससे पहले कि मैं उस पार्क से निकल पाता कि मेरे पीछे से उन्हीं तीनों लोगों की आवाज़ आई जो अभी भी उसी पार्क के अंदर बैठे हुए थे और आग जलाकर एंजॉय कर रहे थे। मैं समझ गया था कि ये पार्क इन तीनों के कब्जे में है और ये तीनों मुझे आसानी से नहीं छोड़ने वाले, मेरे साथ कुछ तो करने वाले थे। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम्हारा परफ्यूम काफ़ी अच्छा है। कांता, मैंने तुम्हारा फोन चेक किया। वेरी बैड। जब हमारी फैंटेसी टीम सेम थी
तो मैंने 60 रुपए और तुमने 60,000 कैसे जीते? बताओ कैसे? क्योंकि कांता की ऐप में फर्क है। हाउसेट देता है जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस, यानी सेम एफर्ट ज्यादा मुनाफा। टीम बनाओ सिर्फ हाउसेट पे, क्योंकि बाकियों में और हाउसेट में फर्क है। एक बार फिर उसने मेरे परफ्यूम की बात कर दी तो मैं इतना तो जानता था कि आज मेरी जो हालत हुई है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरा परफ्यूम ही है। अगर मैं इसे लगा कर नहीं आता तो शायद मैं इस तरह से बहुतों के बीच नहीं फंसता। उसके बाद मैं वहाँ से निकलने के लिए बहुत ही कोशिश करने लगा। चारों तरफ मैंने दरवाजे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मुझे लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और उधर मेरी पत्नी भी शायद परेशान हो रही होगी। यहाँ पर तो मैंने अपनी ज़िंदगी जीने की उम्मीदों को भी त्याग दिया था और फिर मैं अपने घुटनों के बल बैठ गया। और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ लोग इधर आ रहे हैं। दरअसल मुझे किसी के कदमों की आवाज़ के साथ साथ उनकी आपस में बात करने की भी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने इधर उधर देखा तो मैं न पाया कि वो तीनों जने वहाँ से हवा में गायब हो गए। और फिर मुझे उसी होटल के कुछ सर्वेंट मेरी तरफ आते हुए नजर आने लगे। उन्हें देखकर मेरी जान में जान आई और उसके बाद वो मेरे करीब आकर खड़े हो गए। और जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो मेरी बातों को सुनकर उन्होंने कहा, अब आपको यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना वो लोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जब हम सभी होटल में पहुँच गए तब मुझे पता चला कि इन लोगों को मेरी बीवी ने ही भेजा था। और होटल का मैनेजर ये अच्छे से जानता था कि काले कंबल वाला इंसान कौन हो सकता था। उसके बाद उस होटल के मैनेजर ने बताया कि उन तीनों लोगों का 4 किलोमीटर के एरिया में राज चलता है। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। वो आदमी को बेहोश करने के बाद उसी बगीचे में ले जाते हैं और उसके बाद उसे मारकर उसका खून चूस लेते हैं। दोस्तों ये बात सुनकर मैं काफ़ी सहम गया था, लेकिन उस दिन भगवान की कृपा से मेरी जान बच गई, वरना शायद मेरी भी वही हालत होती जो वहाँ पर जाने वाले लोगों की होती है। शायद उस बगीचे को रात के अंधेर में देखकर इंसान तो हार्ट अटैक से भी मर सकता है। और दोस्तों इस घटना के बाद मैं आपको सच कहूँ तो मुझे उस पार्क जैसी चीज़ के प्रति काफ़ी ज़्यादा डर महसूस होने लगा। और अब मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी डर लगता है कि कहीं फिर से कोई हादसा मेरा इंतज़ार ना कर रहा हो। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।